मेरा नाम रश्मि है। मैं 35 साल की हूँ और मेरा रंग बहुत ही सांवला है। मैं इतनी ज़्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता ही नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने आता रिजेक्ट कर देता और मेरी परेशानी से मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए थे। मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरे लिए कोई कुंवारा लड़का देखें, लेकिन मेरा रंग रूप देखते हुए 4-5 बच्चों के पिता से ही मेरा रिश्ता आता था, या फिर किसी तलाकशुदा इंसान से रिश्ता आता था, या फिर किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आता था। ऐसे इंसान से मेरे माता पिता मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारी बेटी हमारे लिए पोष नहीं है, उसके लिए हम अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इधर मेरी उम्र निकली जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र का पता भी चलने लगा था। आप लोगों ने मेरे माता पिता को यही समझाया कि बेटी की शादी जैसे भी हाल में हो कर दो। आपकी बेटी की शादी की उम्र अब निकलती जा रही है। आने वाले टाइम में आपको इस तरह के रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियां और 1 बेटा था। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे थे। एक आदमी ने उनको मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था। अब मेरे पेरेंट्स को यही फिक्र लगी रहती थी कि कहीं आने वाले टाइम में हमारी बेटी के लिए और भी ज़्यादा बुरे रिश्ते ना आने लगे। जिससे मेरा रिश्ता बताया था वह मेरे पिताजी का कोई दूर का जानने वाला था। उसने लड़के की फ़ोटो मेरे पिताजी को दिखाई तो मेरे पिताजी ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया, क्योंकि लड़का देखने में गोरा चिट्टा स्मार्ट और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह 3 जवान बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे पिताजी ने हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जब मेरा फ़ोटो भी लड़के वालों को भेज दिया गया, लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया। इसी तरह से सादगी से हमारी शादी भी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी के 2 दिन पहले मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था कि अपने ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं अपने घर वालों की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहे थे। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तब मैंने अपने पति और बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। मुझे उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और लड़का बड़े अजीब टाइप का था। उसने अपने एक कान में कुंडल पहना हुआ था जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। मुझे लगा शायद आजकल फैशन चल रहा होगा। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो सिर्फ आदमियों के बीच ही यह बात चली थी। जब मेरे पति की माँ तो फिर भी वह मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आई, और ना ही मेरी सास ने बेटे बहू को लाने के लिए मायके गई। मैं अपने पति के साथ मंदिर में सारी रस्में करने के बाद खुद ही मंदिर से सीधा अपने ससुराल में पहुंच गई। मेरी सास भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत खतरनाक औरत हो और आने वाले टाइम में यह मेरा जीना दुश्वार कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया जहां मेरा पति आया और मुझे अच्छे तरीके से बातें करने लगा। मुझे अपना पति देखते ही पसंद आ गया था, इसलिए मैंने दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही बात सोची कि मेरा पति अच्छा है, इसलिए मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे पति की उम्र ही लगभग 50 साल होगी, लेकिन उनके सारे जवान बच्चे जिनकी उम्र 25 से 30 साल थी। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ आने के बाद बहुत कंफ्यूज सी रहने लगी और मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे कमरे में चला गया और कमरे के अंदर मेरी सास और मेरे पति की बेटियां आ गई।
मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मेरे पति की दोनों बेटियां अभी कुंवारी थी। वह मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो लड़कियों, तुम्हारे कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बातें करनी हैं। ये औरत तो देखने में बड़ी अजीब थी, मोटी सी, भद्दी सी, लाल लाल होठों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत को पान खाने का शौक हो। वो मुझसे कहने लगी, बेटी, इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनके माँ का साया नहीं था, इसलिए माँ इनका बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने उसे समझाया कि तू दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी दूसरी शादी करने के लिए तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हमसफर मिल जाएगा और इन बच्चों को भी माँ की ममता मिल जाएगी। अब तुम ही इन बच्चों की माँ हो। उस औरत ने मुझे प्यार से किया, ऐसे जैसे कि बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। और फिर वह मेरे कमरे में चली गई। उन लोगों को जाने के थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया और वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हें मेरी बेटियों और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मेरी माँ का भी ठीक से ख्याल रखना है। मैंने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता नहीं लगते। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम ही नहीं बल्कि यह सवाल बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं, क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। मेरे पति ने मुस्कुरा कर कहा। उनको देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह शुरू से ही अपना बहुत ख्याल रखते हैं और वह जिम भी करते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी जिम करने में गुजार दी है, जिसकी वजह से वह इतने जवान नज़र आते हैं। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं वो लोग कभी सारी ज़िंदगी बूढ़े नहीं होते। मैं अपने पति की यह बात सुनकर उनसे बहुत इम्प्रेस हो गई। जब मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें भी जवान कर दूंगा, वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी होने की बजाय और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाओगी। मैंने अपने पति से कहा, मैं कहाँ खूबसूरत, आप तो गोरे चिट्टे हो, मैं काली हूँ। मेरे पति ने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और गोरे काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरे पति की बेटियाँ भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान लगते थे, पर बूढ़े इंसान में कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है कि जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरा पति तो बिल्कुल ही जवान दिखता था, वो बहुत एक्टिव था। मेरे पति की यह दूसरी शादी है, तो फिर वह अपनी पहली शादी पर कितना खूबसूरत और कितना कम उम्र का लगता होगा। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना था। वो एक सपनों भरी रात थी जो मैंने गुजारी थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक आने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी और वह मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, फ्रेश होने के बाद मैं खुद आ जाती किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू, नई बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मेरे पति भी सोकर उठ गए थे और हम दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मेरे पति ने कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा, बताओ कहाँ चलोगी? मैंने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, शायद तुम्हें यह बात पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने यह बात नहीं बताई कि हम अपने मायके में किसी से अब मिल नहीं सकती। यह सुनकर मैं एकदम हैरान हो गई। मुझे लगा कि वह शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कहने लगे, ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई है, इसलिए तुम अपने किसी रिश्तेदार
या अपने मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। अब मैं समझ गई थी, यही वजह है जो कि मेरे घर के सारे लोग शादी में कुछ दिनों पहले बहुत परेशान नजर आ रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी मेरा पूरा परिवार बहुत रो रहा था, बहुत दुखी था। और तभी वह बातों बातों में मुझसे बताने लगे कि कोशिश भी कर रहे थे कि अब हमारे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने की शर्त मेरे माता पिता की थी या मेरे पति की थी। जब मैंने अपने पति से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की है क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी शर्त मान ली। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी और वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर हमारी यह शर्त पहले ही पक्की हो गई थी। मेरे पति फ़ोन पर बहुत बहस कर रहे थे। मैं समझ गई थी ये कॉल ज़रूर मेरे घर से ही आया होगा। मैं अपने पति के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा कि आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फ़ोन किया तो आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर पर भेज दूंगा। ये कहकर उन्होंने सामने से कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती पर एक बार फ़ोन पर तो बात कर सकती थी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे घर वाले भी मुझसे यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शर्त यह थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों से, अपने किसी भी रिश्तेदार से किसी तरह का कोई भी व्यवहार नहीं रखोगी। फिर अब तुम माता पिता इस बात को भूल कैसे गए? उन्होंने अब मेरे इनकार करने पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वह लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश रहे और तुमसे बात करने की कोई कोशिश ना करें। यही उनके लिए बेहतर होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत डर गई। मेरे पति ने कहा, इस घर में मेरी माँ और मेरी बेटियाँ हैं और एक बेटा है। तुम उन सबके साथ रहो, उनका ख्याल रखो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, जो एक पत्नी का फ़र्ज होता है मैं वह सब कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से अलग ही लगाव होता है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। आप प्लीज़ एक बार मेरे माता पिता से फ़ोन पर बात करवा दीजिए। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद कभी उनसे बात करने की ज़िद भी नहीं करूँगी। आपने उनसे इस तरह बात की, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं रोती हुई खामोशी से अपने कमरे के अंदर आ गई और रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा किया गया तो आगे मेरे साथ यह लोग क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति सोचते समझाते हुए कमरे को अंदर आए और मुझे चुप करवाने के लिए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए पेरेंट्स से बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। सही समय पर, जब सही समय आएगा तब मैं उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मेरे पति ने कहा, लेकिन ऐसा कब होगा? तो उन्होंने कहा, मैं जब सही होगा तब मैं खुद लेकर आऊँगा। बस तुम मेरे परिवार के सदस्यों का ख्याल रखो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मेरे पति यह कहकर घर से चले गए और मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई, जैसे वह मुझसे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास बैठना चाह रही हो। मेरी सास ने मुझे बातें करने में बिजी कर दिया। फिर कुछ देर बाद वो मेरे पति की बड़ी बेटी से कहने लगी, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, इसके सर में दर्द हो गया है, इसके लिए एक कप चाय बना दो। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई। मैंने बहुत मना किया था, अभी मैंने नाश्ता किया था।
अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली और चाय का कप मुझे देकर कहने लगी, लो यह चाय पी लो। मैं उनसे मना नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा कुछ खाने पीने को मन नहीं था, तो फिर बेवजह चाय क्यों पीऊँ। फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले पहले दिन ही मेरे से नाराज़ हो जाएं। इसलिए उनसे ज़्यादा जिद करने की खातिर मैंने चाय का कप अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप को अपने होंठ से लगाया, मुझे चाय के अंदर से कड़वी सी एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे वह दूध की बनी हुई चाय थी फटे हुए। मैंने कहा, चाय के अंदर कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। तब मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटी, हम तुम्हें खराब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं, बदबू की चाय कैसे पिला सकते हैं। शायद फ्रिज में दूध खुला रह गया होगा और दूध के अंदर दूसरे सामान की बदबू हो गई होगी। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आई और कहने लगी कि आप हमसे प्यार नहीं करती हैं। अगर आप हमसे प्यार करती होती तो आपको यह चाय बदबू नहीं बल्कि खुशबू लगती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फेमस है। मोहल्ले का कोई भी हमारे घर आकर हमारे घर की बनी हुई चाय पीता है और बहुत तारीफ करता है, और आप हो कि इस चाय के अंदर बदबू बता रही हैं। मुझे मजबूरन वह चाय पीनी पड़ी। चाय पीने में तो अच्छी थी, मगर उसमें किसी दवाई जैसी बदबू आ रही थी। वे लोग मुझे चाय पीता हुआ देखकर गौर से देख रहे थे, जैसे मैं चाय नहीं पी रही हूँ बल्कि एक दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा करते ही सब ने मेरी तरफ इस तरह देखा, मेरे साथ कोई जैसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर वह सब मेरे कमरे से चली गई और मेरी सर अचानक से भारी हो गया। मैं अपने पति की बड़ी बेटी को आवाज़ लगाने लगी, जिसका नाम संध्या था। मुझे पता था कि उसने मेरी आवाज़ को सुन लिया है, लेकिन फिर भी वह मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी मेरे नज़दीक नहीं आई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा हो। और बस मैं बेड पर लेटने और मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी आंख खुली जब रात के करीबन 9 बज रहे थे। मैंने देखा कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी। कमरे की लाइट भी बंद थी। बिल्कुल अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से ज़मीन पर कदम रखकर अचानक मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। मुझे चक्कर आने लगे और मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। न जाने यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा ध्यान गया कि मैं सुबह 10 बजे चाय पीती और इसके बाद मैं सो गई। और जब मेरी आँख खुली थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी देर तक कैसे सो सकती थी। इसका मतलब यह था कि मैं आज अपने ससुराल का पहला दिन सोते सोते गुजार दिया। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी से लाइट जलाकर बटन ढूंढने लगी। तभी अचानक किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे के अंदर धकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे पति का घर था, मुझे डरना तो नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफ़ी देर वहीं पर रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचे हुए है। उसके हाथों के एहसास से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह हाथ किसी मर्द का है। मैं पहचान सकती थी कि यह हाथ मेरे पति की नहीं थी। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया और मैं उस कमरे से बाहर भागते भागते अपने कमरे में पहुंच गई। वो न जाने कौन इंसान था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था। भगवान, यह क्या घर है, इसमें क्या हो रहा है। यह मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। यह एक हवेली की तरह बना हुआ घर था। अभी मैं नई थी और अपने कमरे के अलावा अपने ससुराल के घर को मैं ठीक से पहचानती भी नहीं थी। मुझे तो यह सब इस घर में डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए भी अपने कमरे में गई थी
क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था और किचन के बारे में पता भी था कौन सा किचन है। टॉयलेट बाथरूम मेरे कमरे में अटैच था। मैं बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी, तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, कमरे की लाइट फौरन जल गई। मैंने देखा मेरा पति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगे, अरे भाई क्यों डर गई थी? ये घर है, कोई भूत बंगला थोड़े ही है जो तुम डर गई थी। मेरे पति अंदर आते हुए कहने लगे, मैं तो तुमसे यह कह रहा था, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आऊँगा। पर अब जब मैं आया हूँ तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटियों और माँ से बातें करने बैठ गया। मैंने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उसे कमरे में कौन था? मेरे पति ने कहा, उससे कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया? भला मेरे घर में मेरे अलावा कौन आएगा? ये पूरा घर मेरा है। इस घर में मेरी बेटियां रहती हैं, माँ रहती है, बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर पर आता है और वह भी 11 बजे से पहले कभी नहीं आता। अभी 10:30 बज रहे हैं तो फिर मैं ही था तुम्हें दबोचा था जिसने। मैंने कहा, आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है कि मैं कितना डर गई थी। यह बात सुनकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें डरा रहा था। मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे मुझे जिसने दबोच लिया था और जिसने धक्का दिया था वह कोई और नहीं, मेरे पति ही थे। फिलहाल मैं उनकी बात पर यकीन कर लिया था और मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो यह मजाक मेरे पति ने ही किया है, मेरे साथ किया था। अब जब वह खुद अपने मजाक को स्वीकार कर रहे थे तो फिर मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। हो सकता है कि मुझे अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि अभी मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रही थी। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा कि चलो तुम खाना खा लो। तो मैं तो खाना खा चुका हूँ। मैंने कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बहुत कमज़ोरी है। मेरे पति ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति से कहा, नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का मन बिल्कुल नहीं है। तो मेरे पति कहने लगे, चलो मैं फिर तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, उससे तुम्हें कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। मैंने अपने पति से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं पीना चाहती, पर अजीब बात यह थी कि मेरे पति भी मेरे लिए ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाकर ले आए। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं खाना चाहती, ना ही कुछ पीना चाहती। तो ना जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया हूँ। तुम्हें मेरे साथ हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीनी ही पड़ेगी। मुझे अपने पति की यह बात बहुत अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी मैंने कॉफ़ी पी ली और कॉफ़ी पीते ही वैसा ही हुआ जैसा आज सुबह हुआ था। मेरी आंख लग गई और मैं अगले दिन सोकर उठी। अब लगता था कि जैसे कोई कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आपकी बार जब मेरी आँख खुली तो मैं सुबह 10 बज रहे थे। मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकती थी? बस यही सोचकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब इतनी नींद तो इंसान को साधारण तौर पर नहीं आ सकती। यह नींद जाहिर सी बात है नशे की दवा की नींद थी। मैं खामोश हो गई और मैं जान गई थी कि मुझे लोग कुछ न कुछ ऐसा मिलाकर पिला रहे हैं जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही है और मेरे अंदर कमज़ोरी का एहसास बढ़ता चला जा रहा था। मैंने सोचा था कि अब जब मुझे किसी की दी हुई न तो कोई चीज़ खानी है और न ही पीनी है, खुद अपने हाथ से बना कर खाऊंगी।
मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, मैंने सारे काम खुद कर लिए थे और घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरानी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में मैं आखिर क्या कर सकती थी। मेरी सास और बेटियां अपने अपने कमरे से नहीं निकली थी। मेरे पति और बेटा सुबह नौकरी करने निकलते थे और रात को वही घर में घुसते थे। इसी तरह दिन गुजरते रहे, लेकिन अब मैं एक अजीब बात थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हुआ था। मैं जब भी सोती थी और उठती थी कोई हद ना थी। मेरी हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे इतनी कमज़ोरी होने लगी थी कि मैं किसी काम को करने के काबिल ही नहीं रही थी। मेरे में ताकत भी नहीं थी। बस हमेशा यही दिमाग लड़ाती थी कि आखिरकार मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। अब तो मैं इस घर में किसी का दिया कुछ खाती भी नहीं थी, पीती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। आज मैंने सोचा कि मैं मंगलवार का व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के लायक नहीं थी। फिर भी मैंने व्रत रख लिया। मैंने ना तो पानी पिया और ना ही घर का कुछ खाया। अजीब बात तो यह थी कि आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया। एक ऐसी बात मेरे सामने आई कि जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी, वरना जब भी मेरे पति आते मुझे पता ही नहीं चलता वह कब आए और घर में आने के बाद क्या किया। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। अपने पति के आने से पहले मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए और मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई। मैं बिल्कुल तैयार होकर दरवाजे के पास खड़ी ही थी कि पति का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मुझे किसी काम की याद आ गई और मैं वापस कमरे में आ गई। इतनी देर में मेरे पति घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए और अंदर आते ही उनकी दोनों बेटियां और माँ ने उन्हें घेर लिया और एक दूसरे कमरे में ले गई। मैं हैरान थी, वह मुझसे बात करने की बजाय अपने बेटियों के कमरे में क्यों चले गए। मैं उनकी बेटियों के कमरे में दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और कमरे के अंदर मेरे पति और बेटियां अपनी माँ के साथ मौजूद थी। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर तक जब ऐसे ही दरवाज़ा बजाती रही तो मेरे पति गुस्से में आए और दरवाज़ा खोला और कमरे के बाहर निकले। उनकी आंखों में मुझे गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वह मुझे देखते ही कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से कहा, यह मेरा घर भी तो है, मैं इस घर में कमरे में अंदर ही क्यों रहूं? मेरे पति कहने लगे, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करनी है। मेरे पति ने कहा, यह कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे धक्का मारते हुए कहा, जो अपने कमरे में, जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो मैं तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में आऊँगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरे पति ने अपनी बेटियों और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात का टाइम ही मिला था। मैं बाहर ही खड़ी हो गई और मेरे पति ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आने लगी। मेरे पति दरवाजे पर कान लगाए और मैंने दरवाजे पर कान लगाए और उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पति कमरे के अंदर कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। मैंने खिड़की को हल्का सा हिलाया तो खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा खुल गया और मुझे अंदर का साफ साफ दिखने लगा। मैंने अंदर देखा तो अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। 2 मेरे पति की बेटियां थी, एक औरत जो कि मोटी थी, उनको तो मैं दूर से ही पहचान सकती थी, वह मेरी सास थी, और एक मेरे पति थे और एक मेरे पति का बेटा मौजूद था। लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 ही सदस्य थे। फिर ये छोटा इंसान कौन था? मैं इस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान हो गई थी कि आखिरकार यह घर में चल क्या रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति को वह लड़का नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई
और सोचने लग गई कि आखिर इस घर में यह सब क्या चल रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे के अंदर आए और मुझसे प्यार से बातें करने लगे और मुझे मनाने लगे। लेकिन एक अजीब सी बात यह थी कि उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वह मुझे बहला फुसला कर कॉफ़ी पिलाना चाहते थे। मेरे पति ने कहा, ये लो कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, थकान मिट जाएगी। मैंने कहा, मुझे नहीं पीनी है। मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए इस तरह का बिहेव किया। वह आज मुझे काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने अपने पति को यह नहीं बताया कि मैंने कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था वह सब देख लिया था। मैं खामोश ही बैठी रही। अपने पति मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपने पति के गुस्से से कहा, आखिर इस कॉफ़ी और चाय का क्या मैटर है? मैं सब कुछ अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, लेकिन इस घर में ज़बरदस्ती मुझे यह सब कुछ क्यों पिलाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉफ़ी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हो या फिर मारना चाहते हैं? मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह लेकर आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूँगा? तुम घर के कामों पर ध्यान दो। वैसे भी घर के कामों के लिए नौकरानी की ज़रूरत है। तुम कल से ही घर के सारे काम करोगी। तुम्हें ज़्यादा फ्री रहने की आदत हो गई है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग गए हैं। मैं समझी थी कि मेरे पति शायद मुझे धमकाने के लिए यह सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा, तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है आज तुमने व्रत रखा हुआ है। मैं इसीलिए तुम्हारे लिए यह कॉफ़ी बना कर लाया हूँ अपने हाथों से, लेकिन तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अपने पति की इतनी प्यारी बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया था और मैंने उनके हाथ से कॉफ़ी का कप ले लिया और कहा कि आप परेशान मत हो, यह कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरे पति खुश हो गए, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही कॉफ़ी पी, इसके बाद मुझे अजीब सा नशा चढ़ने लगा और मैं फिर से बेहोश हो गई। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, हर बार जो होता चला आया था। मैं अपने पति की बातों में आ गई थी, लेकिन अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मुझे अब गड़बड़ का एहसास होने लगा था। सुबह मेरी आंख अगले दिन 9 बजे खुली। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे सर बहुत भारी हो गया। कमरे से बाहर निकली तो मैं खामोश रही। मेरे पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बहू, अब तुम्हारी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो। मुझे घर के काम करने में कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ करने चली गई। मेरे पति की 2 बेटियां जवान थीं, लेकिन वह घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी और मेरी सास भी एक तरफ बैठकर सिर्फ पान खाती रहती थी और उनकी नज़र मुझ पर रहती थी। मुझे यह औरत शुरू से ही बड़ी ही अजीब लगी थी। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह मेरे पति की माँ हो। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, मैंने देखा मेरे पति का बेटा मुझे अजीब अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा, इसलिए मैंने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया। आज मेरे पति ने बेटे की छुट्टी थी और वह घर पर मौजूद था। मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे लगा जैसे किसी ने हाथ से मेरी कमर पर रखा है। मैं घबराकर पीछे से पलटी, देखा कि मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए और तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? वो कहने लगा, मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसलिए मैं किचन में आया था, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह किचन से बाहर चला गया। मेरा तो शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। न जाने इस घर का माहौल कैसा था। मेरे पति की बेटियां भी अजीब तरह के कपड़े पहनती थी, ऐसे लगती थी जैसे वह कोई हीरोइन हो। इन कपड़ों से उनके शरीर के काफ़ी हिस्से चमकते रहते थे। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैं दूध लेने के लिए दरवाजे पर चली गई।
मैं जैसे ही दरवाजे पर गई, गली में काफ़ी सारी औरतें खड़ी हुई थी और आपस में मुझे देख देख कर बातें कर रही थी। दूध वाला तो दूध देकर चला गया, लेकिन वह औरतें अभी भी मुझे घूर रही थी। वह मेरे करीब आ गई और कहने लगी, तुम्हें हमने पहले इस घर में नहीं देखा, क्या तुम नई आई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? मैं नई आई हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी बात सुनकर औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगी और उनमें से एक औरत हंसकर कहने लगी, अरे बहू, इस घर में तो न जाने कितनी बहुएं अब तक आ चुकी हैं। मैं उस औरत से आगे कोई सवाल करती इतनी ही देर में पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरी सास ने मुझे अंदर की तरफ धकेला था। मेरे हाथ से दूध का बर्तन गिरते गिरते बच गया, जबकि थोड़ा दूध फर्श पर गिर भी गया था। मेरी सास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी और वह मुझे घूरते हुए डांटने लगी, कहने लगी, मेरे बेटे ने तुझसे कितनी बार मना किया कि ज़्यादा इधर उधर ताम झाँक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह बात तेरे पति को पता चल गई तो दरवाजे में खड़ी होकर मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी, तो तू नहीं जानती वह तेरा क्या हाल करेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया है? दूध वाला बहुत देर से दरवाजे की बेल बजा रहा था, किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूध का बर्तन लेकर दूध लेने आ गई। और आप यह किस तरह से मुझसे बातें कर रही हो? मैंने कोई पाप तो किया नहीं है, कोई गलती नहीं की है मैंने मोहल्ले की औरतों से बात करके। उस दिन मेरी सास ने बहुत हंगामा किया था। आज मुझे इन लोगों पर शक होने लगा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि मोहल्ले वाली औरतें मुझे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि वही मोहल्ले की औरतें थी जो मुझे इस घर के बारे में सब कुछ बता सकती थी। मैंने मौका देखते ही मोहल्ले की एक औरत से बात करने की कोशिश की। मैं बहाने से छत पर चली गई। उस टाइम घर पर सारे लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद घर के सामने वाली छत पर पत्थर उठाकर मारने लगी, ताकि कोई बाहर आकर मुझे देखने के लिए आए और मैं मौका देकर उससे बात कर लूं। मेरे पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की पर झांकने लगी। मैंने तभी उससे आवाज़ लगा ली और बहाने से उस छत पर बुलाया और वह औरत अपनी छत पर आ गई। हमारी छत और उसकी सामने वाले की छत आमने सामने ही थी, क्योंकि हमारे घर के आमने सामने थे। मैंने उस औरत से कहा, आज तुम लोग गली में खड़ी हुई मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश भी कर रही थी। मैं इस घर के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताओ। मैं वहाँ रहते हुए बहुत परेशान हूँ। मुझे उस औरत ने कहा कि हाँ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। उस औरत ने बताया कि जिस घर में तुम रहती हो यह घर कोई घर नहीं है। इसमें रहने वाला आदमी तुम्हारा पति नहीं, बल्कि वह लोग आपस में परिवार के सदस्य ही नहीं हैं। ये घर एक कोठा है। इसमें जो औरत रहती है वह एक बाई है और जो दो जवान लड़कियां रहती हैं वह इस घर को बहला फुसला कर लाती हैं ग्राहक को। और जो तुम्हारा पति है उसका भी यही काम है। वह लड़कियों से या तो शादी के बहाने उन्हें ले आता है या फिर उनको किडनैप करके यहाँ ले आता है। और अब की बार तुम यहाँ पर आई हो। हम कई बार इन लोगों के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन यह लोग बार बार पुलिस को ज़्यादा पैसे देकर भगा देते हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को किसी न किसी बात पर तंग किया करते हैं। मैंने कहा, इस घर में जो लड़का रहता है वह कौन है? उस औरत ने बताया कि इस घर में जो लड़का रहता है वह तुम्हारा पति का बेटा नहीं, बल्कि वह बाई का बेटा है। उसका काम यह है कि वह लड़कियों पर नज़र रखता है। जो लड़की इस घर में रहती है कहीं वह वहाँ से भाग न जाए। यहाँ पर एक महीने में एक लड़की को बहाने से लाया जाता है। मैंने कहा, अच्छा, यहाँ पर लड़कियों को लाने के बाद उनके साथ क्या किया जाता है? तो वह औरत ने बताया, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता,
उसने कहा कि यहाँ पर जो भी लड़कियाँ आती हैं उनके शरीर को बेचा जाता है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मुझे चक्कर आने लगा। और औरत ने बताया कि यह लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, यह लोगों के सामने सीधे बनते हैं, लेकिन उनकी हकीकत हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं उसे किसी न किसी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है और रात को उसकी कीमत लगा दी जाती है। वह लड़की जब तक बेहोश रहती है, मेरे तो पसीने छूटने लगे। आखिर यह औरत सब कुछ क्या कह रही थी, और औरत की सारी बातें सच कह रही थी। मैंने कहा कि तुम भली लगती हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके मौका देखकर यहाँ से भाग जाओ, वरना यह लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी भी इज्जत न जाने कितने मर्दों के बीच तार तार हो चुकी थी। यह मेरा कोई ससुराल नहीं था, बल्कि एक गैंग के लोग थे जो कि लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी कीमत लगा रहे थे और इस तरीके से अपना धंधा चला रहे थे। वो औरत मुझसे कुछ देर बात करने के बाद अपने घर में चली गई और मैं सोचती रह गई कि मैं क्या करूं। मैंने ठान लिया था कि अब मैं यह सब कुछ नहीं सह सकती। मैं अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद मैंने अपने पति का फ़ोन चुपचाप उठाया और पुलिस को कॉल लगा दिया। पुलिस को मैंने अपनी सारी बातें बता दी थी। मुझे पता था कि मेरे साथ इतने दिनों से क्या हो रहा था, यह सब कुछ हो रहा था। उस हिसाब से यह लोग अगले दिन भी मेरे साथ वही कुछ करेंगे। मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, इसलिए अगले दिन जैसे ही मेरे पति मेरे आगे चाय या कॉफ़ी का कप लेके आए, मैंने प्यार से उनके हाथ से कॉफ़ी ले ली और अपने पति को ऐसे देखी करने लगी जैसे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। लेकिन मैंने उस कॉफ़ी को अपने पति का ध्यान हटते ही बिस्तर के पीछे फेंक दिया और थोड़ी देर में मैंने सोने का नाटक करने लगी। मैंने रात को वक्त आने के लिए 10 बजे का टाइम मेरे पति घर आया करते थे और लगभग 1-2 घंटे बाद यह सब कुछ किया करते थे। मेरे पति उस दिन की तरह किसी दूसरे आदमी से मेरी कीमत लगा दी थी और मेरा पति कमरे से बाहर चला गया था। मैं जाग रही थी, लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया था और मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी हमारे घर पे पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जो आदमी पैसे देकर मेरी इज्जत के साथ खेलने आया था, उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि आज रात के लिए उस आदमी ने मेरी कीमत इन लोगों को दी है। अब पुलिस के पास मेरे इन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। मोहल्ले के लोगों ने भी अपनी अपनी गवाही दी। पुलिस ने इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया और मैं अपने पेरेंट्स के घर पर आ गई। और अब जब मैं उनको यह सब कुछ बताया तो वह लोग बहुत शर्मिंदा हुए और लोगों ने कहा कि हमें तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन इस लड़के ने हमसे यह शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह इतना भी गिर सकता है। फ़िलहाल वह लोग अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस कस्टडी में हैं और मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई हूँ। आज तक मेरी शादी नहीं हुई है और अब मुझे शादी के नाम से भी डर लगने लगा है। मैं अपने पेरेंट्स के घर रहकर उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ और मैं नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। उस घिनौनी ज़िंदगी से बेहतर मुझे अपनी यह ज़िंदगी ज़्यादा पसंद आ रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों की शादी जहाँ भी करें, लड़के वालों की पूरी जांच पड़ताल निकालें, आसपास से पूछें, परिवारजनों से पूछें, क्योंकि कुछ माता पिता अपनी बेटियों की शादी न होने पर बेटियों को किसी के भी हवाले कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आप लोगों के साथ भी हो, इसलिए धोखेबाज लोगों से हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।